हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने ज्योग्राफी के बारे में कुछ इंट्रो पढ़ा था। आज हम ज्योग्राफी के लेक्चर शुरू करेंगे। पहला 9th क्लास का पहला टॉपिक हमारा होगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम कौन कौन सी किताबों को रेफरेंस के तौर पे ले रहे हैं। बिहार बोर्ड में कौन सी किताबें चलती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो बिहार बोर्ड कक्षा 9 की ज्योग्राफी की बुक है, यानी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो ज्योग्राफी की बुक आती है, उसकी हेडिंग है भारत भूमि एवं लोग। भारत भूमि एवं लोग। और जो एनसीईआरटी की बुक है वो है सामाजिक समकालीन भारत फर्स्ट, यानी ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो ज्योग्राफी की बुक है उसका नाम है समकालीन भारत फर्स्ट। और जो भारती भवन की किताबें हैं उसकी ज्योग्राफी की जो बुक आती है उस पर कुछ इस तरीके से आपको मिलेंगे। डिस्प्ले जो फर्स्ट पेज होता है उसमें भूगोल फर्स्ट लिखा होगा, और जो 10th की बुक आती है उसमें भूगोल सेकंड लिखा होता है। तो ये चीजें जान लीजिए कि अगर आप में से इन तीनों किताबों को आपको नहीं पढ़ना है और ना ही आपको तीनों किताबों को खरीदना है, कोई एक किताब आप रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप भारत भूगोल एवं लोग रखिए, यानी जो एससीईआरटी की बुक चलती है। बाकी सारी किताबों में से जो भी चीजें हैं आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट या जो आपको जानना चाहिए, वो सारी चीजें हम आपको माइस प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। और ये केवल मेरा काम ही नहीं है, हमारे जितने भी फैकल्टी हैं, जितने भी टीचर हैं, ये सब इन बुकों के आधार पर रेफरेंस के तौर पे आपके सामने जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उनको लेके आएंगे। तो ये चीजें हमारी हो गई, कौन सी बुक है ये जो क्लियर हो गई चीजें आपको कि क्या इसमें पढ़ना है। बाकी जो पढ़ना है वो हमारा पढ़ाने का काम है, केवल आपको ये देखना है कि कौन कौन सी बुकें आती हैं। मार्केट में आप जाओगे तो सारी बुकें आपको दिखेंगी। ये एक एनसीईआरटी हो गई, एक भारती भवन हो गई और एक एससीईआरटी हो गई, यानी जो बिहार बोर्ड की गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाली बुकें हैं। कोई एक बुक आप रखिए, ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइस प्लेटफॉर्म है आपके लिए, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराएगा। कल हमने ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत जो भी देखा था, आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हम टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सोशल साइंस। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। मैं फिर एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है भूगोल, जो दूसरा है हमारा वो है इतिहास, जो तीसरा है हमारा है वो अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। जो चौथी बुक है हमारी वो है राजनैतिक विज्ञान की, यानी राजनीतिक विज्ञान। अब इस बुक के हिसाब से, इस सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी बुक है, जो सब्जेक्ट जब आपको पढ़ाया जाएगा उसके हिसाब से आपको बुके की रेफरेंस बता दी जाएंगी और कौन से उनके टॉपिक है, सारी चीजें क्लियर की जाएंगी। हम आज इस वीडियो में ज्योग्राफी का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। तो ये चीजें हो गई कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, जो मैं पहले ही बता दिया था। तो ज्योग्राफी के पहला जो चैप्टर है उसे हम देखते हैं कि वो कौन सा है। तो जो हमारी एससीईआरटी की बुक है और जो भारती भवन की बुक है, उसमें इस चैप्टर का नाम है भारत स्थिति एवं विस्तार। भारत स्थिति एवं विस्तार, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे इंडिया, लोकेशन एंड एक्सटेंट। तो ये हमारा पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, 9th क्लास का है, और इसके बारे में हम पूरे टॉपिक को खत्म करेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में ये चीजें होंगी कि जितनी भी बुकें हैं, मैंने बताया आपको एनसीईआरटी, एससीईआरटी और भारती भवन की, इन तीनों किताबों में से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मतलब इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ पिछले प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए, उन सबको हम कवर करेंगे। तो भारत स्थिति और विस्तार हमारा पहला टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है ये चीजें लिखने वाली हैं। आप अपने नोट्स में बाकायदा टॉपिक का नाम लिखेंगे। उसके बाद जो जो चीजें इसमें मैं आपको लिखाते जाऊंगा, हम पेन पेपर मोड पे पढ़ेंगे और वो चीजें आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद भी रखेंगे। केवल पढ़ना नहीं है, केवल मैं आपको पढ़ा दूंगा चला जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस चीज को कितनी
रिवीजन करते हैं, कितना याद करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आधे घंटे 40 मिनट का लेक्चर दूंगा, लिखा दूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन वो चीजें आपको लगभग 4 से 5 बार, यानी पहले तो आप आज पढ़ेंगे, उसके बाद कल रिवीजन करेंगे, फिर समय पे आने वाले समय बीच बीच में आप रिवीजन करते रहेंगे। नहीं तो ये किताबें केवल एक किताब की तरह ही आपने उसमें लिख के रख देना है, उससे वो चीजें बिल्कुल भी आपके काम की नहीं होंगी। चीजें काम की कब होंगी? जब आप उसकी रिवीजन करेंगे एक से ज्यादा बार, उस पर नए प्रश्न करेंगे, प्रीवियस करेंगे, इत्यादि चीजें। तो आइए हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है। बाकी एनसीईआरटी में भी इस टॉपिक का नाम है, आपको मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी में जो है वो ये आपकी भारतीय भवन और ये एससीईआरटी की हो गई। एनसीईआरटी में जो है वो उस टॉपिक का नाम है आपका हो जाता है भारत आकार एवं स्थिति। क्या है? भारत आकार एवं स्थिति, यानी इंडिया शेप एंड लोकेशंस। तो आप एससीईआरटी वाली टॉपिक को अपने नोट में लिखेंगे या भारतीय भवन वाली। बाकी जो एनसीईआरटी का मटेरियल है वो मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ भी आपको एक बेसिक चीजें होंगी, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस वो बुक है या बहुत भी बाकी सारी किताबों में जानकारी नहीं है, वो सारी हम इकट्ठा करके आपके सामने लेके आएंगे। तो पहले टॉपिक में आप हेडिंग यही डालेंगे कि भारत स्थिति एवं विस्तार, यानी इंडिया लोकेशन एंड एक्सटेंट। इसमें अब क्या पढ़ना, एक एक हेडिंग के माध्यम से हम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्थिति, क्या स्थिति, यानी हम लोकेशन के बारे में जानेंगे कि भारत की लोकेशन क्या है, उससे संबंधित और कौन कौन सी चीजें हैं, इत्यादि चीजें। क्या पढ़ेंगे हम? स्थिति यानी लोकेशन। मैं पहला क्लास जब आपके पास इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें सबसे पहले मैं आपके लिए मैप लेके आया था और मैंने ये कहा था कि सारे लेक्चर, ज्योग्राफी के जितने भी लेक्चर होंगे उस सारे लेक्चर को मैं मैप बेस्ड लेके चलूंगा, यानी मैप के आधार पे चलेंगे। तो मैप मैं आपको फिर से आज दिखा देना चाहता हूं कि मैप में हमने जो कल देखा उसके आधार पे मैं आपको मैप दिखा। आप मैप देख के ये समझ गए होंगे कि ये राजनीतिक मैप यानी पॉलिटिकल मैप है। तो ये मैप है, इस मैप में आपको ये भारत की स्थिति है और भारत की स्थिति में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये तो विश्व के लेवल पे हो गया, केवल भारत के स्तर पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम जानते हैं। और मैं आपको कल अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में कुछ पढ़ाया था, कुछ राजधानियों के बारे में पढ़ाया था कि कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानियां क्या हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके कैपिटल क्या हैं, और मैप में कौन कौन से तरह के मैप होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताया था। जो चीजें इंपॉर्टेंट है ये आपके आने वाले पूरी क्लास में ये चीजें कहीं ना कहीं आपको याद रखनी पड़ेंगी कि मैप क्या थे, राजधानी कैपिटल्स क्या थे, ये सारी चीजें। तो इस मैप पे मैंने जैसे आपको अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। क्या है? 0 डिग्री। आप ये देखिए मैप पे, जो ये 0 डिग्री यानी पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाने वाली अक्षांश रेखा है। ये खींची जाने वाली रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। यानी यहां पे आप देखिए कि जो अक्षांश है, आप लिखते जाएंगे साथ साथ, अक्षांश। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। क्या होती हैं? विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर होती हैं। अब ये समानांतर कैसे होती हैं, फिर से हम मैप पे आएंगे। देखिए ये जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश है और इसी के समानांतर यानी इसी के पैरेलल ये 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से में नॉर्थ साइड हो जाता है और नीचे वाले हिस्से को हम साउथ यानी दक्षिण हिस्सा बोलते हैं, दक्षिणी दिशा बोलते हैं। तो जो समानांतर रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल खींची जाती है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 0 है, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करके 19 डिग्री तक 90 समानांतर रेखाएं खींची जाएंगी। जो समानांतर रेखाएं होती है वो हमेशा पैरेलल रेखाएं होती हैं और ये क्षैतिज रेखाएं भी होती हैं। क्षैतिज रेखाएं मैंने आपको बताया था ये क्या होती हैं। उसी तरीके से नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं में जो अक्षांश रेखाएं खींची जाती है ये पैरेलल रेखाएं होती हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा की ये समानांतर होती है
और इसमें आप लिखिए कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा भारत को, माफ कीजिए, पृथ्वी को, यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसा कि मैंने मैप पे आपको बताया कि जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है, यानी मध्य में खींची जाती है। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती हैं। तो वही चीजें मैंने जो यहाँ पे आपको लिखाया कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं, यानी डिवाइड करती हैं। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किन किन नामों से जानते हैं वो आप देख लीजिए कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। विषुवत रेखा समानांतर होती हैं और विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पैरेलल यानी समानांतर होती हैं। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से अक्षांश रेखाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसे हम देखेंगे और आपके जो बुक में जिस हिसाब से जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। हम मैप से ही चलेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं। आपने इतना तो जान लिया होगा कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपरी हिस्से वाले एरिया में हम नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाते हैं और नीचे वाले हिस्से में हम साउथ, यानी नीचे हिस्सा जो हो जाता है ये दक्षिणी दिशा है और ऊपर जो है ये उत्तर दिशा है। तो जो इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं उसमें आपकी है 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और इसी के समान 23.5 डिग्री एक दक्षिणी अक्षांश रेखा भी है, यानी ये दक्षिण दिशा में, यानी 0 डिग्री इक्वेटर के दक्षिण में है, तो इसे दक्षिण दिशा में कहते हैं। तो ये भी 23.5 डिग्री ये दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसे हम मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब आपको ये देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैप बनाना आपके लिए थोड़ा सा भी जटिल काम होगा, तो मैं आपको सबसे एक आसान तरीका बता देता हूँ इस चीज को समझने के लिए, कि आप एक ऐसे समझ लो कि ये पृथ्वी है, सर्किल बना लो, ठीक, और पृथ्वी के बीचों बीच से आप 0 डिग्री इक्वेटर को बना दो। पृथ्वी के बीचों बीच एक पैरेलल लाइन होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं, और 0 डिग्री से ऊपर हम जाते हैं तो हम इसे नॉर्थ यानी उत्तर दिशा दर्शाते हैं, और नीचे आते हैं तो हम साउथ यानी दक्षिण दिशा को दर्शाते हैं। 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और 0 डिग्री से ऊपर यानी नॉर्थ साइड में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था
कि अक्षांश रेखा को हम डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त करते हैं। तो जो 23.5 डिग्री यानी 23 डिग्री 30 मिनट की जो अक्षांश रेखा है, इसे हम 23.5 डिग्री कहते हैं। जो अक्षांश रेखा है ये कर्क रेखा हो गई। क्या हो गई? कर्क रेखा। आप अपने नोटबुक में इस तरीके से बनाओ, क्योंकि मैप बना के करना अभी आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। और ठीक साउथ में सेम डिस्टेंस पे जो अक्षांश रेखा है 30 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पे नॉर्थ लग जाएगा और यहाँ पे साउथ लग जाएगा। तो जो ये रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा। इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करना और फिर आप इसे अपने नोट्स में बकायदा बना लेना। इसी के आधार पे हम आगे भी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आगे इसमें अब चीजें हैं, मैं आपको फिर से मैप दिखाता हूं कि जो हमने गोला बनाया, हमने जो पृथ्वी बनाया, उस पर हमने इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा को दर्शाया। इसके साथ साथ आप डायरेक्शन को भी याद रखेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि कोई पूछे आपसे कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा कौन सी है, तो सबसे पहले आपका सवाल ये होगा कि 23.5 डिग्री कौन सी दिशा में, मतलब नॉर्थ पूछ रहे हो 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री आप दक्षिण पूछ रहे हो। तो सबसे पहले आपका ये सवाल होगा कि 23.5 डिग्री किस दिशा में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 23.5 डिग्री उत्तर दिशा के अक्षांश को क्या कहते हैं, तो वो होगा कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा को किस नाम से जानते हैं, वो हो गई मकर रेखा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कौन सी रेखा है जो भारत से होके गुजरती है, यानी कौन सी अक्षांश रेखा है जो इंपॉर्टेंट है, वो भारत से गुजरती है। ऐसे गुजरने के लिए तो बहुत सी रेखाएं हैं, लेकिन 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, जिन्हें आप मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, वो आप देखिए मैप पे, ये रही हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। मैं आपको कलर चेंज, ये रही 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये देखिए पूरे पृथ्वी पे कई देशों से होकर गुजरती है। मैंने आपसे बताया था ये काल्पनिक रेखाएं हैं, सुविधा के अनुसार, यानी वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के अनुसार इसे एक कल्पना करके यानी मानचित्र पे खींच दिया है। ये वास्तव में रेखाएं कहीं आपको धरती पे या जमीन पे नहीं मिलती हैं, ये केवल अध्ययन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, ये देखिए आपको, ये भारत के लगभग बीचों बीच से गुजर रही है, यानी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ये भारत को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। इस मैप पे आप देख रहे हैं जो ये लाइन रेड वाली है, ये भारत के बीचों बीच से होके गुजर रही है। अब सवाल हमारा ये बनता है कि ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात आपकी SCERT यानी जो आपकी गवर्नमेंट वाली बुक है, जो मैंने आपको दिखाया, भारत और लोग वाली जो बुक थी, उसमें इस चीज को दिया गया है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, किस किस राज्यों से होके गुजरती है। यहाँ पे मैं आपको भारत का एक मैप दिखाता हूँ। ये तो वर्ल्ड मैप हो गया, हम भारत के मैप पे देखेंगे। ये रही। तो अब आप क्या करेंगे कि भारत का मैप अभी आप नहीं बनाएंगे, अभी आपसे नहीं बन पाएगा, तो आप बस ये लिख लेंगे कि जो 23.5 डिग्री है, जो 23.5 डिग्री यानी 30 डिग्री 30 मिनट की अक्षांश रेखा जो है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। मैं यहां लिख देता हूं कि भारत के किन किन या किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप मैप देखिए, वर्ल्ड मैप पे ये वाला जो डेट मैप था, इसमें आप देख रहे हैं कि 23.5 डिग्री जो रेड लाइन वाली है, ये लगभग भारत के बीचों बीच से होके गुजर रही है। जो इंडिया के मैप पे आप देखिए कि भारत के बीचों बीच से गुजर रही है, तो भारत के बीचों बीच का इलाका लगभग ये हो जाता है आपका,
जो कुछ इस तरीके से, ये हो गई हमारी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या हो गई? 23.5 डिग्री अक्षांश। इस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23.5 डिग्री, इसे 23.5 डिग्री भी कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है हमारी, वो देखिए भारत के लगभग बीचों बीच से होके गुजर रही है। तो हमारा प्रश्न ये था कि भारत के किस किस राज्यों से ये गुजरती है, किस किस राज्यों से ये पास करती है, तो उसमें कौन कौन से राज्य हैं, ये राज्य आप नोट डाउन करेंगे यानी लिखेंगे अपने नोट्स पे। तो मैं राज्य आपको बता देता हूँ, पहले मैं आपको लिखा देता हूँ कि कौन कौन से राज्य से ये गुजरती है। वो है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अगला जो है वो है छत्तीसगढ़, नेक्स्ट जो है वो है झारखंड, उसके अगला जो है वो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है वो है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, यानी ये वो राज्य है जहां से कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो कुल राज्यों की संख्या कितनी है? कुल राज्यों की संख्या है 8। कुल राज्य 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आप ये देखिए, मैप पे देखिए आप कि किन किन राज्यों से ये गुजर रही है। आप यहां से देखिए, गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और आइजोल। ये केवल भारत की बात है। अगर आप मैप पे देखते हैं तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में किन किन देशों से होकर गुजर रही है, ये केवल लिखना नहीं है, मैं आपको ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा मैक्सिको, अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो मैक्सिको, उसके यहाँ पे छोटे छोटे कुछ द्वीप है, क्यूबा है और दहती, बहामास इत्यादि। यहाँ आप देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजर रही है। उसके बाद अफ्रीका में भी देखिए सऊदी अरब, यहाँ से करते हुए फिर इंडिया में ईरान, फिर यहाँ पे म्यांमार होते हुए ये फिर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में चली जाती है। तो हम केवल भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे कि भारत में कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। ये चीजें हमारी सारी यहाँ पे हो गई। आगे हम देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि ये एक बार ये आप याद नोट डाउन करिए, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। किन राज्यों से गुजरती है, टोटल कितने राज्य हैं, मैप पे देख लीजिए। मैं मैप आपको धीरे धीरे करके बनाना सिखाते जाऊंगा, फिर हम मैप में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे और सारी चीजें फिर मैप पे करने लग जाएंगे। तो उसके लिए बिल्कुल भी आप परेशान ना होना कि आपको मैप बनाने नहीं आता है, एकदम साधारण सा तरीका है, धीरे धीरे हम इस चीज को समझेंगे। तो आप ये इतनी चीजें पहले नोट करिए, फिर मैं आगे देखता हूं। अब वीडियो पॉज करना और पॉज करके लिख लेना, क्योंकि ज्यादा टाइम तक मैं नहीं रुकूंगा, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मतलब स्थिति की ही में है। अब जैसे यहाँ पे आपने जो हेडिंग डाला था कि स्थिति यानी लोकेशन, ये सारी चीजें हमने स्थिति में ही पढ़ी। आगे भी हम, ये आपका मेन हेडिंग रहेगा और इसमें जो चीजें मैंने आपको बताई वो आप बेकायदा आराम से नोट डाउन कर लो। आगे हम जो चीज देखते हैं नया इसमें क्या है आगे जो पढ़ना है। टॉपिक सेम है, टॉपिक में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। टॉपिक
जो हेडिंग है आपके, उसी हेडिंग में हम पढ़ रहे हैं। अगला जो है कि हम ये देखेंगे, मैप पे ही देखते हैं, इस मैप पे ही देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। पीछे हमने देखा कि क्या क्या, कौन कौन से अक्षांश से कौन कौन से देशांतर हैं। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको मैप के थ्रू ही कराऊंगा, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये हटा देता हूं। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देखिए मैं यहां लिखता हूं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, पहले मैंने आपको बताया कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, ये जैसे 0 डिग्री की पैरेलल जो लाइनें होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। तो कुल मिला के ये है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी 0 डिग्री के समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री से कोई देश उत्तर है या दक्षिण है, यानी जो भी अक्षांश, तो कुल मिला के ये है कि उत्तर से दक्षिण विस्तार, यानी 0 डिग्री के समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और अक्षांशीय विस्तार का मतलब ये हो गया कि 0 डिग्री से कोई देश उत्तर है या दक्षिण है, यानी जो भी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं उनके, इन दोनों देशों के बीच में कितने अक्षांश रेखाओं का गैप है, यानी उत्तर दक्षिण किसी भी देश का उत्तर दक्षिण विस्तार क्या है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में, भारत के मैप हम लेते हैं, तो भारत का मतलब ये कि कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख से कन्याकुमारी तक के हिस्से का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी उत्तर और दक्षिण के बीच का विस्तार कितना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अक्षांशीय विस्तार में, अक्षांशीय विस्तार में जो सबसे उत्तर और उत्तर दक्षिण की अगर हम देखते हैं तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है हमारा, अगर हम केवल वाटर बॉडी को नहीं काउंट करते हैं, केवल मेन लैंड यानी केवल मुख्य भूमि की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी अक्षांश रेखा है ये है, यहाँ पे कन्याकुमारी का सबसे किनारा वाला हिस्सा है। तो अगर आप मैप नहीं बनाएंगे तो आप कुल मिला के ऐसे बना लीजिए, ऐसे। और जो ये है ना, हम अक्षांशीय विस्तार को दर्शाते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार नॉर्थ यानी उत्तर और दक्षिण में कितने कितने अक्षांश रेखाओं के बीच में है। और ये मुख्य भूमि है, और यहाँ पे जो ये छोटे छोटे कुछ द्वीप हैं, ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो मेन भूमि की जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। क्या अब आपको यहाँ सबसे पहले ये प्रश्न आना चाहिए कि हम की बात कर रहे हैं या साउथ की, कि जब भी अक्षांश रेखाओं की बात है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई आपसे ये पूछ रहा है कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में बताना चाहते हैं या दक्षिण साउथ डायरेक्शन में। तो भारत की स्थिति 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से में है, तो 0 डिग्री से ऊपर वाले में क्या कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ यानी दक्षिणी दिशा होती है। तो जब आप यहाँ देखते हैं तो कि भारत कि पूरे 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से में है, तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, यानी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से यानी उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर दिशा भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो आप यहां लिख लेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तर से, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर दिशा है। यानी भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है,
यहाँ पे आप लिखिए भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार। भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है। यानी भारत का केवल मेन लैंड, इसमें वाटर बॉडी को काउंट नहीं किया गया है, केवल मेन लैंड यानी जो मेन एरिया है, यानी यहाँ पे आपका आ जाता है इंदिरा कॉल, यानी जो सबसे दक्षिण में जो भारत का मुख्य भूमि का जो हिस्सा है वो है कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के पास एक जगह है केप कोमोरिन। क्या है? यहाँ पे जो स्थित है तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु में है। क्या है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी जिस जगह पे अवस्थित है उसे हम कहते हैं केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। यानी केप, केप का मतलब अंतरिप, यानी अंतरिप कोमोरिन। और जो सबसे दक्षिण नॉर्थ हिस्से में जो भारत का हिस्सा है इसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार केप कोमोरिन यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लद्दाख के इंदिरा कॉल, यानी सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में भारत का जो जगह है, भारत की जो एक प्लेस है, इससे उत्तर में भारत की सीमा समाप्त हो जाती है। यानी भारत की आखिरी सीमा की जो स्थान है वो है इंदिरा कॉल, और ये कहाँ पे है? लद्दाख में। और जो सबसे उत्तरी यानी नीचे का हिस्सा है कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी ये है तमिलनाडु में, केप कोमोरिन नामक एक जगह है यहाँ पे। ये रहा हमारा अक्षांशीय विस्तार, यानी अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि का। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का कुल विस्तार कितना है, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार, निकोबार में यहाँ पे एक जगह है जिसे हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार, अगर हम इसमें अंडमान निकोबार यानी भारत के सभी द्वीपों को शामिल कर लिया जाए तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट, यानी 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो यहां मैं लिख देता हूं नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज पे, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अगला जो है आप लिखेंगे कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार, भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 अंश से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच के जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और जो इंदिरा कॉल यानी अंडमान निकोबार का जो सबसे साउथ का क्षेत्र है, सबसे नीचे का जो क्षेत्र है, वहां से कन्याकुमारी तक, वहां से कश्मीर तक का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 6 डिग्री 37 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। यह आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब आप ये देखिए कि इसी में आप लिखिए कि भारत का
सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु है, इंदिरा बिंदु है जो अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। द्वीप पर अवस्थित है। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट भी इसे कहते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। ये अक्षांशीय विस्तार हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिकली ये अक्षांशीय विस्तार है। यानी भारत का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, यानी सबसे दक्षिणतम बिंदु है, वो इंदिरा कॉल है, जो अंडमान निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। अगला जो है इसमें वो है कि भारत का सबसे उत्तरतम, यानी उत्तर दिशा में भारत का सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है? यानी उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। जो लद्दाख में स्थित है। मैंने आपको बताया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 अंश तक है। यानी इसमें भारत का जो द्वीपीय राज्य है, अंडमान निकोबार से लेके माफ कीजिए, अंडमान निकोबार से लेके कश्मीर के इंदिरा कॉल तक के क्षेत्र को शामिल किया गया है। और भारत के मुख्य भूमि का विस्तार, यानी जो मैप में आपने ये चीज देखी थी कि भारत के मुख्य भूमि, यानी ये मुख्य भूमि हो गई टोटल। और जो आपके द्वीप समूह है, इनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है मुख्य भूमि में। तो मुख्य भूमि का विस्तार कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक का है, और जिसका देश अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। इसमें देखिए आप 37 डिग्री 6 मिनट है। अगला जो था भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर आप इस मैप को देख रहे हैं तो भारत का हिस्सा उत्तर में है, दक्षिण का हिस्सा हो गया। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, कुल भारत के एरिया को देखा जाए तो यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे आखिरी यानी सबसे दक्षिणी हिस्से में जो द्वीप है वो है इंदिरा पॉइंट। इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो आप ये चीज बिल्कुल याद रखेंगे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा बिंदु, और भारत का सबसे उत्तरतम यानी भारत का सबसे उत्तरी दिशा वाला जो बिंदु है वो कौन सा है? इंदिरा कॉल है, जो लद्दाख में स्थित है। इसे भी आप मैप पे देखिए, ये देखिए हम इसकी बात कर रहे हैं। जो ये लद्दाख में ये मैप देख रहे हैं ना, ये जम्मू कश्मीर का बॉर्डर है, इससे ऊपर का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का है। इसके बाद से भारत की सीमा खत्म हो जाती है। तो जो भारत की सीमा का जो आखिरी बिंदु है, यानी उत्तर दिशा में भारत का आखिरी हिस्सा जो है वो है इंदिरा कॉल, जो लद्दाख में स्थित है। यानी भारत का देशांतरीय विस्तार, माफ कीजिए अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार इंदिरा बिंदु से इंदिरा कॉल तक है,
ये चीजें आप बिल्कुल याद रखेंगे। ये चीजें जो मैंने आपको लिखी है ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसे वीडियो को रोकिए और इसे आराम से लिख लीजिए। और जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, अगर कोई चीज लिखने में समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरी आवाज पे ध्यान दें कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इससे ये होगा कि आपको कोई वर्ड अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलने में ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आप लिख लें। और इसमें कोई चीज आपको समझ में ना आए तो YouTube के कमेंट सेक्शन में आप जाएं और वहां पे कमेंट करें और उस पॉइंट को बताएं। बेसिकली आप जिस भाषा में लिखना चाहें, हिंदी, इंग्लिश, उसमें लिखें और बताएं कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है। अब आगे हम देखते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। हम देशांतरीय विस्तार के बाद टॉपिक अपना यहाँ पे रोकेंगे। फिलहाल मैं आपको देशांतरीय विस्तार कंप्लीट करा देता हूँ। तो देशांतरीय विस्तार आप देखिए क्या है। सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ। देशांतरीय विस्तार, अब देखिए, अब देशांतर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं जो ऊपर से नीचे यानी अप डाउन फ्रेम में खींची जाती हैं। यानी देखिए, जो ये आप रेखाएं देख रहे हैं, ये ऊपर से नीचे यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में जो रेखाएं खींची गई हैं, यही देशांतर रेखाएं हैं। ये वर्टिकल लाइंस होती हैं और ये भी एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर खींची गई हैं। तो ये होती है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बारे में और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन आप अपने आने वाले क्लासों में समझेंगे उसे। हो सकता हो आपको 9th में ना पढ़ना हो, 10th में पढ़ना हो, तो वो चीजें सारी आपको कवर कराई जाएंगी। और अगर आप 9th को, यानी मैं जिस लेक्चर को आपको दे रहा हूँ, अगर आपने 9th को पढ़ लिया तो 10th पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, यानी बहुत एडवांस नहीं लगेगा आपको। अगर आप 9th में नहीं पढ़ते हो, फिर आप सोच रहे हो कि सीधे मैं 10th में पढ़ूं फिर टॉपर बनूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब एकदम पॉसिबल नहीं है। आपको चीजें अपनी बेस बनानी है। तो 9th आपने 8th तक नहीं पढ़ा, चलो ठीक है, लेकिन 9th की चीजें, लगभग 9th की चीजें आपको 10th में पढ़नी है। तो 9th की चीजें अगर आपकी एकदम स्पष्ट होती हैं, अगर आपने 9th अच्छे से पढ़ा है तो 10th आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर आएंगे तो फिर आपको भी लगेगा हाँ भाई आप पढ़ क्या रहे हो। इसमें हमारा और आपका दोनों का योगदान है। केवल मेरे पढ़ाने से आपके नंबर अच्छे नहीं आने वाले हैं जब तक आप नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे। तो आगे का हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय आपने देख लिया क्या है। क्षैतिज रेखाएं होती हैं, अप डाउन यानी ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण रेखाएं खींची जाती हैं। तो आगे हम देखते हैं देशांतरीय विस्तार, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। आइए मैप पे देखते हैं हम फिर यहाँ। देशांतरीय विस्तार यानी उत्तर से दक्षिण वर्टिकल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर लाइन। तो आप देखिए, जो भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा का जो सबसे किनारा वाला, यानी भारत की बाउंड्री वहां से खत्म हो जाती है, वहां से भारत की बाउंड्री खत्म हो जाती है। तो जो सबसे किनारा वाला हिस्सा होगा, यहां से हम भारत का देशांतरीय विस्तार काउंट करते हैं। और उसके बाद आप इधर पूरब में आ जाइए, तो पूरब में जो भारत का सबसे किनारे वाला हिस्सा है, यानी यहाँ के बाद भारत की बाउंड्री फिर समाप्त हो जाती है, यानी भारत की अपनी सीमा वहां से खत्म। तो जो भारत की सबसे पूर्वी सीमा है और जो भारत की सबसे पश्चिमी सीमा के बीच का जो भारत का विस्तार है, यही देशांतरीय विस्तार है, यही देशांतरीय विस्तार है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, ये चीज हम देख लेते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से। यहाँ पे भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि अक्षांश रेखाओं में अगर आपसे कोई पूछे कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखाएं कौन सी रेखाएं हैं, तो सबसे पहले आपका ये प्रश्न होगा कि 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा या 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा। तो भारत की अवस्थिति उत्तरी हिस्से में यानी 0 डिग्री से ऊपर वाले हिस्से में, तो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तरी अक्षांश होगा इसका, उत्तर के अक्षांश होंगे। और भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार में आप ये देखिए कि जो इधर का हिस्सा है, ये देखिए, ये आपका हो जाता है वेस्ट, यानी ये हो गया पश्चिम दिशा, और ये हो गया पूरब दिशा यानी ईस्ट। तो पूरब और पश्चिम दिशा के बीच का जो भारत का विस्तार है वही देशांतरीय विस्तार है। तो यहाँ पे देखिए
ये वाली चीज जो मैंने आपको बताया, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच, यानी दोनों किनारों के बीच का जो विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार में हो जाता है आपका। तो कितना है इसका, 68 डिग्री 7 मिनट से 97, यानी 68 डिग्री 7 मिनट क्या, पूर्व, पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच, यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच स्थित है, स्थित है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें पूर्व कैसे हो गया, पश्चिम क्यों नहीं हुआ। तो आइए फिर से मैं आपको मैप दिखाता हूं। अब आप देखिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके एक साइड पूरब दिशा होती है और उसके एक दूसरे साइड पश्चिम दिशा होती है। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बीचों भाग में डिवाइड करती थी। आपने ये देख लिया, ये 0 डिग्री हो गई, यानी विषुवत रेखा हो गया। अब 0 डिग्री अक्षांश देशांतर रेखा क्या होगी, यानी जो नॉर्थ से ऊपर है, जो वर्टिकल लाइंस होंगी। तो यहाँ आप मैप पे देखेंगे तो जो ये लाइन है ये भी पृथ्वी को बीचों बीच से डिवाइड कर रही है, यानी सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं। ये कैसे, ये आप मैप जब मैं आपको आगे वाले क्लासों में एक एक करके बताऊंगा तब आप समझेंगे कि सारी देशांतर रेखा, सारी अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को एक बराबर भागों में क्यों नहीं बांटती हैं। भाई केवल 0 डिग्री तो अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, लेकिन जितनी देशांतर रेखाएं हैं सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती हैं। ये कैसे होगा, ये चीजें मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो अक्षांश देशांतर रेखाएं होती हैं ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, यानी वर्टिकल लाइंस होती हैं, और ये उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर रेखा की ओर खींची जाती है। ये सारी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं। और यहां आप देखिए कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री, यहां से अगर आप पूरब जाते हैं तो पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा, यहां से अगर आप पीछे आते हैं तो ये पश्चिमी देशांतर रेखा हो जाएगा। यानी 0 डिग्री से अगर आप आगे की ओर जाते हैं, 0 डिग्री से अगर आप पूरब की ओर जाते हैं, ये पूरब है, ईस्ट, तो ये पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और जब आप पश्चिम की ओर आते हैं तो ये पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो भारत देखिए ये 0 है और भारत की स्थिति हमारी कुल ये है, तो भारत इसके इस साइड में है ना, तो भारत ये पूर्वी देशांतर ही हुआ, पश्चिमी देशांतर तो होगा नहीं, क्योंकि 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे तो पश्चिमी देशांतर होगा। लेकिन हम भारत की स्थिति क्या है, पूर्वी देशांतर में है। यहाँ मैप में देख रहे हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री से इधर साइड में है तो ये पूर्व साइड में है, तो पूर्वी देशांतर रेखाएं होंगी। तो हमने देखा कि भारत की जो स्थिति है 68 डिग्री, यानी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच स्थित है। मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे कि जो भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा है वो है गुजरात में, और जो सबसे पूर्वी हिस्सा है यानी भारत का सबसे पूरब की ओर का जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। जैसे हमने अक्षांश में देखा कि सबसे उत्तरतम बिंदु यानी नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है इंदिरा कॉल था, जो साउदर्न पॉइंट यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु था वो है इंदिरा कॉल, और मुख्य भूमि कौन सा था, वो है हमारा कन्याकुमारी। तो अच्छा, देशांतरीय विस्तार में भी सेम वैसी ही चीजें हैं कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 अंश पूर्व से 97 डिग्री 25 के बीच स्थित है। अब आप इसमें देखिए कि जो पश्चिमी हिस्सा है यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, यानी भारत का सबसे पश्चिमी किनारा कौन सा है। मैप पे मैंने आपको दिखाया कि गुजरात है, ये देखिए ये गुजरात है ना, ये गुजरात की एक जगह है जिसे आप गौहर मोती के नाम से जानते हैं। ये कच्छ में स्थित है गौहर मोती, यानी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गौहर मोती। ये कहां स्थित है, गौहर मोती है
गोहर मोती, यह है गुजरात में, यह है गुजरात में, यह गुजरात में स्थित है, यह गुजरात में स्थित है। यानी भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है गौहर मोती और ये गुजरात में स्थित है। और इसी तरीके से भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यानी अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे पूर्वी किनारा, यानी अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत की सीमा पूर्व में खत्म हो जाती है, उसके बाद दूसरा देश आ जाता है, म्यांमार है। तो सबसे पूर्वी किनारा कौन सा है? यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या किनारा, पूर्वी बिंदु, इसका नाम है कीबीथू, कीबीथू, जो गुजरात में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हमने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय विस्तार हो गया। अब हमें देशांतरीय विस्तार में कुछ और भी जानकारी है जो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो में जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी उसे एक एक करके आराम से आप नोट्स बनाएं, नोट्स बना के उसका आप रिवीजन करें। और जब आप अगली क्लास में आए, जब आप अगला वीडियो देखें, उससे पहले आप पीछे के जो वीडियो आपके हैं यानी जो क्लास के आपने नोट्स बनाए हैं उसे रिवीजन जरूर करें, एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़ के आए, जिससे आपको ये होगा कि पीछे की चीजें आपको याद रहेंगी और आगे की चीजें समझने में आपको सुविधा होगी। तो हमने देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार देख लिया, क्या क्या विस्तार है और इसके साथ कितने कितने जगहों के नाम है। हमने सबसे पूर्वी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और सबसे पश्चिमी पूर्वी भी देख लिया। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कैपिटल स्टेट और कैपिटल पढ़ाया था। तो अगले वीडियो में जब आप आना तो उसके राज्य और राजधानी और जो केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी, ये सारे पढ़ के आना ताकि आपको चीजों को समझने में और भी सुविधा। वैसे मैं मैप दिखाता हूँ तो मैप आप जब देखो तो उसमें देखोगे किस राज्य की बात हो रही। जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि हमने गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, एटलीस्ट ये हो कि जिस मैप पे जिस राज्य की बात हो उसकी राजधानी आप याद कर लो, यानी वो आपको उस समय याद आ जाए। जिससे ये होगा कि एक तो ये होगा कि आप पढ़ते भी जाओगे, समझते भी जाओगे और याद भी करते जाओगे। तो ये मैप है, मैप आप नेट पे भी देख सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा आपको मैप पे देखने की जरूरत नहीं है। ये चीजें जितनी समझने वाली आपकी थी उतनी मैंने आपको बता दी है। आप उस चीज को लिखना आराम से और नोट्स बनाना। आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में थैंक यू, इतना ही आज।